Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 8th October 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about appointment of Chief Justice of India, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. करंट कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, फिर देखेंगे कि क्या करंट डेवलपमेंट्स हुए हैं. देखिए हमारे जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जस्टिस यूयू ललित, ही विल बी रिटायरिंग ऑन अपकमिंग 8 नवंबर. तो जो कन्वेंशन है सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट का, वो यही है कि द सीनियर मोस्ट जज बिकम्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो अब जस्टिस यूयू ललित के बाद जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज हैं वो हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़. तो अब मोस्ट प्रोबेबली जस्टिस DY चंद्रचूड़, इट्स ऑलमोस्ट सर्टेन कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ बनेंगे हमारे नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आफ्टर 8 नवंबर, जब जस्टिस यूयू ललित रिटायर होंगे. लेकिन इसमें एक प्रोसेस है. ये ऑलमोस्ट सर्टेन है कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ बनेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन एक प्रोसेस क्या होता है नेक्स्ट CJI के अपॉइंट करने का, वो प्रोसेस लिखा हुआ है इन मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर. तो इस आर्टिकल की मदद से हम लोग ये समझना चाहते हैं कि क्या है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर. ये पहले समझेंगे होता क्या है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, और फिर देखेंगे कि इसमें क्या बातें लिखी हैं जिससे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट के बारे में हमें पता लगता है. तो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर एक डॉक्यूमेंट है जो भारत सरकार और जुडिशरी ने मिल करके बनाया है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज, कि जजेज कैसे अपॉइंट किए जाएंगे. और इसी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट की भी बात लिखी गई है. तो ये जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है दैट हैज डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर द 3 इम्पॉर्टेंट केसेस, जिनको फर्स्ट जजेज केस नाम से जाना जाता है, सेकंड जजेज केस नाम से जाना जाता है, फिर थर्ड जजेज केस नाम से जाना जाता है. आप बेसिक पॉलिटी में अपना ये तीनों जजेज केस जरूर पढ़ते होंगे, विच हैज़ लेड इन डिटेल अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट. इन्हीं केसेस से कोलिजियम सिस्टम निकल करके आया है. तो ये तीनों जजेज केस वैसे तो आपने बेसिक पॉलिटी में पढ़ रखा होगा, लेकिन आने वाले स्लाइड्स में मैं आपको रिवाइज करा दूंगा. लेकिन मुद्दा ये है कि पहले तो हमारे संविधान में साफ साफ कुछ भी नहीं लिखा था कि कैसे जजेज अपॉइंट किए जाएंगे, और साफ नहीं लिखा था, थोड़ा सा एम्बिग्विटी थी वहाँ पे. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होगा. फिर 3 केसेस हुए सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के इन 3 सक्सेसिव जजमेंट्स के बाद जो 1998 वाला जजमेंट था थर्ड जजेज केस, उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज के अपॉइंटमेंट को लेकर के लगभग क्लैरिटी आ गई. और जब क्लैरिटी आ गई तो फिर उस पूरे प्रोसेस को लिख दिया गया इन दिस डॉक्यूमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, दैट वाज ड्रॉन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1999. इस मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर पे काफ़ी चर्चा 2016 में भी हुई थी, जब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया था थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. लेकिन फिर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया, claiming it unconstitutional because according to Supreme Court it was an attempt to interfere into independence of judiciary, right? तो मुद्दा यह है कि 1999 का जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है 2016 में उस पर चर्चा हुई, लेकिन अभी भी 1999 वाला मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर चल रहा है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज. और ये जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है ये निकल करके आया है आफ्टर दिस थर्ड जजेज केस ऑफ 1998. तो ये मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट की क्या बात लिखी गई है वो समझिए. तो जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे इस मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के हिसाब से, वो अपने रिटायरमेंट के 1 महीने पहले रिकमेंडेशन देंगे यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस को. तो ऐसा प्रोसीजर है, ऐसा तो लिखा हुआ है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में ऐसा कुछ कि इट मेंशंस दैट एन एप्रोप्रिएट टाइम पे द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस विल सीक रिकमेंडेशन फ्रॉम इनकम्बेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कि अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसको बनाया जाए. ठीक है. तो देखिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के हिसाब से अभी लगभग 1 महीना बाकी है जस्टिस यू ललित के रिटायर होने में. तो अभी के टाइम में यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस यू ललित से पूछेंगे कि सर आपके हिसाब से अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसको बनाया जाना चाहिए. और एक कन्वेंशन है कि जस्टिस यू ललित जो उनके बाद जो सीनियर मोस्ट जज हैं
यानी कि इस केस में जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, उनका नाम मेंशन करेंगे और फिर जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को बना दिया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये बातें लिखी गई हैं मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में। लिखा गया है कि अप्रोप्रिएट टाइम पे मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस पूछेंगे इनकम्बेंट सीजीआई से और फिर वो रेकमेंड करेंगे अगला नाम। लेकिन आम तौर पे देखा गया है कि वो जो अप्रोप्रिएट टाइम है वो इन जनरल 1 महीने पहले ही शुरू किया जाता है। तो अभी पूछा जाएगा, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस पूछेंगे जस्टिस यू ललित से और फिर वो रेकमेंड करेंगे जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ का नाम। और इस तरीके से नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट होंगे जो लगभग 2024 तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, क्योंकि ये रिटायर जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ अब लगभग 2 साल बाद ही जा करके रिटायर होंगे। तो सीनियरिटी, आपको ये बात भी जाननी चाहिए कि सीनियरिटी सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर एज से नहीं देखी जाती है, सीनियरिटी देखी जाती है कितने साल तक वो जज रहे हैं उसके बेसिस पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट जजेज केस, सेकंड जजेज केस, इनके बाद क्लैरिटी आई है जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर के। तो क्या थे ये केसेस, इनको एक बार जल्दी से मैं रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, संविधान में हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर या उनसे रिलेटेड बातें लिखी गई हैं आर्टिकल 124 में, जबकि हाई कोर्ट जजेस से रिलेटेड अपॉइंटमेंट की बातें लिखी गई हैं आर्टिकल 217 में। तो आर्टिकल 124 ये कहता है कि द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस एंड द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी डन बाय द प्रेसिडेंट by warrant under his hand and seal after consultation with chief justice of India। ये जो वर्ड कंसल्टेशन है ये थोड़ा सा एम्बिगुअस हो गया। वैसे ही आर्टिकल 217 में हाई कोर्ट के जजेस विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट। अब ये कंसल्टेशन को लेकर के क्वेश्चन उठ गया कि कंसल्ट करने का क्या मतलब है, कि ये मैंडेटरी है कंसल्ट करना, कि देखिए बात ये लिखी है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेज को आफ्टर कंसल्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन ये कंसल्ट करना प्रेसिडेंट के लिए मैंडेटरी है कि नहीं है, और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिकमेंडेशन देंगे वो प्रेसिडेंट को मानना जरूरी है कि नहीं है, इसको लेकर के डाउट हो गया कि ये कंसल्टेशन, सरल भाषा में कहें तो डज दिस वर्ड कंसल्टेशन मीन्स कंकरेंस। कंकरेंस मतलब क्या आपको बात माननी ही माननी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बात बोलेंगे, जो भी नाम रेकमेंड करेंगे, वो क्या वो प्रेसिडेंट को मानना ही मानना है, ये सवाल उठ गया। तो इसको लेकर के पहला केस हुआ 1981 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसको हम लोग फर्स्ट जजेज केस नाम से जानते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो, द कंसल्टेशन डज नॉट मीन कंकरेंस। मतलब प्रेसिडेंट चाहे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भी नाम रेकमेंड करेंगे वो प्रेसिडेंट को मानना जरूरी नहीं है। प्रेसिडेंट अपने हिसाब से भी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने इसी फर्स्ट जजेज केस को रिवर्स कर दिया इन सेकंड जजेज केस इन 1993, जहां पे उन्होंने कहा कि कंसल्टेशन मीन्स कंकरेंस, यानी कि प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात सुन करके ही अपॉइंटमेंट करना है। जो नाम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रेकमेंड करेंगे उसी बेसिस पे अपॉइंटमेंट होगा। प्रेसिडेंट के पास अपनी कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंटमेंट को लेकर के, यानी कि जो सीजीआई रेकमेंड करेंगे वो प्रेसिडेंट को मानना होगा। लेकिन इस सेकेंड जजेस केस में द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलेजियम सिस्टम दे दिया गया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो अकेले अपना ओपिनियन नहीं देंगे, वो अपने साथ कुछ जो सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका एक कोलेजियम बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, और उस ग्रुप फैसला करेगी कि अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में कोई पोजीशन खाली है तो उसमें किसको अपॉइंट किया जाना है। वो नाम रेकमेंड अकेले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं करेंगे, वो कोलेजियम करेगा, दैट विल बी हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन एक बार जब रिकमेंडेशन आ जाएगा बाय द कोलेजियम टू द प्रेसिडेंट, देन प्रेसिडेंट विल बी बाउंड टू अपॉइंट दैट पर्सन। दैट was given in the second judge's case. थर्ड जजेस केस आया 1998 में आफ्टर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। प्रेसिडेंट के थ्रू सवाल पूछा गया। आपको पता है प्रेसिडेंट कैन आस्क क्वेश्चन टू द सुप्रीम कोर्ट इफ देयर इज एनी एम्बिग्विटी विद रिस्पेक्ट टू एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू 1998 में सवाल पूछा गया कि आखिर कोलेजियम में कौन कौन लोग होंगे। कोलेजियम को लेकर के क्लैरिटी नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि कोलेजियम विल बी अ 5 member बॉडी दैट विल हैव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस फॉर सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई पोजीशन खाली है किसी जज की तो उसमें कोलेजियम में 5 लोग होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस। जबकि अगर हाई कोर्ट में कोई पोजीशन खाली है तो उस केस में कोलेजियम विल इंक्लूड ओनली 3 members, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 2 of his सीनियर मोस्ट कलीग्स इन केस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट। तो सरल भाषा में एक बार फिर से इसको देख लीजिए।
ये जो सुप्रीम कोर्ट में अगर अपॉइंटमेंट करना है, सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई पोजीशन खाली है, तो ये जो कोलेजियम होगा दैट विल हैव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट जज, ये रेकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट उस इंसान को फिर सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह अपॉइंट करेंगे। जबकि वहीं अगर हाई कोर्ट में पोजीशन खाली है तो कोलेजियम में 3 लोग होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 2 सीनियर मोस्ट जज, और उसके अलावा जो जिस हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट किया जाना है उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी होंगे इस कॉलेजियम में। ये लोग फिर प्रेसिडेंट को रेकमेंड करेंगे और फिर उसके बेसिस पे हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट होगा। तो ये तो बात हो गई किसी भी जज के अपॉइंटमेंट को लेकर के। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट को लेकर के क्या बातें हैं? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट को लेकर के सेकंड जजेज केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ओनली द सीनियर मोस्ट जज विल बी अपॉइंटेड एट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्योंकि इंदिरा गांधी के टाइम में देखिए कन्वेंशन तो यही चलता आ रहा था इन जनरल। कन्वेंशन का मतलब आई होप आप समझते हैं, कोई रूल नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कन्वेंशन यही चलता आ रहा था कि जो सीनियर मोस्ट जज होता था उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया जाता था। लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम में ऐसे कई सारे केसेस निकल के आए जहाँ पे एग्जीक्यूटिव ने, ये एग्जीक्यूटिव जो विंग है उसने जुडिशरी में काफ़ी बार इंटरफेयर करने की कोशिश की, और उसमें यह भी देखा गया कि जो सीनियर मोस्ट जज नहीं होते थे उनको भी इंदिरा गांधी प्रमोट करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दे रही थी। तो फिर सेकंड जजेज केस में सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी तरीके से कह दिया कि ओनली द सीनियर मोस्ट जज विल बी अपॉइंटेड एट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और फिर इसको मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में लिख दिया गया कि अब उसके लिए जो सिस्टम है कि क्या प्रोसेस फॉलो किया जाएगा वो लिख दिया गया मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में, कि जो इनकम्बेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे उनसे अप्रोप्रिएट टाइम पे मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस पूछेंगे, और वो अप्रोप्रिएट टाइम जनरली 1 महीने पहले होता है, और फिर मिनिस्टर ऑफ वो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनकम्बेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो उनके बाद जो सीनियर मोस्ट जज हैं उनका नाम रिकमेंड करेंगे, और फिर जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज हैं वो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिटायर होने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएंगे। तो मुद्दा यह है कि सरकार के पास अब कोई पावर है नहीं जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर के। हमारा एक ऐसा देश है जिसमें कभी कभार क्रिटिसिज्म के तौर पे भी कहा जाता है कि इन आवर कंट्री जजेज अपॉइंट जजेज, खाली नाम का प्रेसिडेंट सील लगा रहे हैं, लेकिन इट इज़ द जजेज हु आर रिकमेंडिंग द नेम ऑफ जजेस, राइट। तो सरकार के पास कुछ खास पावर है नहीं। हाँ, सरकार बस ये कर सकती है कि मान लीजिए कि किसी लॉयर को अगर अपग्रेड किया जा रहा है और लॉयर को अगर अपॉइंट किया जा रहा है आज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ कोलेजियम, तो एक बार उस लॉयर का बैकग्राउंड चेक करा सकती है सरकार थ्रू इंटेलिजेंस ब्यूरो। लेकिन और उसके बाद बैकग्राउंड चेक कराने के बाद एक बार ऑब्जेक्शन रेज कर सकती है सरकार कोलेजियम के इस चॉइस पे कि सर देखो इनका बैकग्राउंड थोड़ा ठीक नहीं है। लेकिन अगर कोलेजियम ने फिर से वो नाम रीइटरेट कर दिया तो फिर सरकार को उस इंसान को, यानी कि प्रेसिडेंट को, उस इंसान को जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एज पर द केस अपॉइंट करना ही पड़ेगा। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट नोबेल पीस प्राइज ऑफ 2022 एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर 1, दैट इज इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज फ्रॉम फ्रीडम स्ट्रगल। यहाँ पे हम महात्मा गांधी के बारे में देखेंगे काफ़ी सारी बातें, क्योंकि महात्मा गांधी से रिलेटेड इसमें कई सारी बातें लिखी गई हैं, राइट। देखेंगे आगे पीएसआई और ऑप्शनल पर्सपेक्टिव से भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझते हैं, करंट न्यूज़ देखते हैं, फिर देखेंगे महात्मा गांधी से रिलेटेड क्या बातें लिखी गई हैं। नोबेल पीस प्राइज फॉर दिस ईयर 2022 हैज़ बीन गिवन टू 3 एंटिटीज़, 3 लोगों को दिया गया है। सबसे पहले तो इनको दिया गया है, ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं एलिस बियालिट्स्की, ही इज़ फ्रॉम बेलारूस। मौजूदा टाइम में ये जेल में भी हैं क्योंकि वहाँ के जो लीडर हैं, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं लुकाशेंको, उनको काफ़ी ज़्यादा ये क्रिटिसाइज़ करते हैं एलिस बियालिट्स्की, और इस कारण से ये अभी जेल में भी। उसके अलावा रसिया की ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल और यूक्रेन की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, इन 3 एंटिटीज़ को मिला इस साल का नोबेल पीस प्राइज़। तो नोबेल कमेटी ने अनाउंस किया है कि दीज 3 एंटिटीज़ हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल अगेंस्ट वॉर क्राइम एंड ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस, लेकिन और इसलिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। लेकिन अभी आपको तो पता है कि स्वीडन की एक कमेटी है जो नोबेल प्राइज़ देती है, और स्वीडन जो है वो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है, और कहीं ना कहीं स्वीडन जो है वो वैसे तो अपने आप को न्यूट्रल प्रोजेक्ट करता है, लेकिन स्वीडन ने हाल फिलहाल में रसिया को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है, और स्वीडन ने अपनी सॉलिडेरिटी दिखाई है यूक्रेन के साथ। उसने रसिया यूक्रेन वॉर में रसिया को क्रिटिसाइज़ किया है। तो अगर आप देखेंगे ठीक से ध्यान से देखेंगे तो ये तीनों ही एंटिटीज़ जो हैं ये सब के सब व्लादिमीर पुतिन के सीवियर क्रिटिक रहे हैं, और इसी कारण से कुछ न्यूज़पेपर्स ने यह भी लिखा है कि जो मौजूदा नोबेल प्राइज़ कमेटी ने नोबेल प्राइज़ दिए इन तीनों एंटिटीज़ को, इट इज़ बायस्ड अगेंस्ट
रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। हाल फिलहाल में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का 70वां जन्मदिन भी था और उस पर इन अखबारों ने सरकास्टिक तरीके से लिखा है कि उनको ये बर्थडे गिफ्ट देने की कोशिश की है इन लोगों को अवार्ड देकर, क्योंकि वो तीनों व्लादिमीर पुतिन को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं फॉर ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन एंड वॉर क्राइम्स। अगर आप देखो इनके बारे में, एलेस बिलियाट्स्की के बारे में, तो ये बेलारूस के सिविल राइट एक्टिविस्ट हैं और ये वहाँ के बेलारूस के जो लीडर हैं लुकाशेंको, उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। और लुकाशेंको के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर एनालिसिस में मैंने बताया था कि कैसे व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि उनके जो रसिया के बाकी जो एसोसिएट कंट्रीज थे यूएसएसआर में बिफोर 1991, उसमें एक बेलारूस था, वहाँ पे उनके पुराने टाइम के यूएसएसआर के लीडर्स को वो पावर में बनाए रखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं रसिया के मन में अंडर व्लादिमीर पुतिन ये भी इच्छा है कि जो उनके सोवियत एरा के जो फ्रेंड्स हैं या अलाइज हैं उनके ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखें। तो बेलारूस के अंदर लुकाशेंको है, 1992 से ही वो प्रेसिडेंट है और रसिया अपनी पूरी ताकत लगा देता है लुकाशेंको के खिलाफ कभी भी अगर कोई प्रोटेस्ट हो तो उस प्रोटेस्ट को दबाने में। तो लुकाशेंको वहाँ पे नाम का प्रेसिडेंट है, नाम का इलेक्शन होता है, लेकिन वो एक तरह से डिक्टेटरशिप की तरह ही रूल कर रहे हैं, ज़बरदस्ती वहाँ पे पावर में है बेलारूस में। और लुकाशेंको को पूरा सपोर्ट मिला है व्लादिमीर पुतिन का। लुकाशेंको को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं बेलारूस में एलेस बिलियाट्स्की, तो एलेस बिलियाट्स्की को दे दिया गया नोबेल प्राइज़। अभी ये जेल में भी हैं लुकाशेंको को क्रिटिसाइज करने के लिए। तो कहीं ना कहीं व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट ये नोबेल प्राइज़ दिया गया। ये दोनों अगर आप ऑर्गेनाइजेशंस को देखो तो ये दोनों भी व्लादिमीर पुतिन को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं और खासकर जो रसिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ उसके बाद से तो ये व्लादिमीर पुतिन को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते रहे। एंड दैट इज़ हाउ माना जा रहा है कि ये जो इस बार का नोबेल पीस प्राइज़ है दैट हैज़ बीन स्लाइटली पॉलिटिकल इन नेचर। द स्वीडन की ये जो नोबेल पीस प्राइज़ कमेटी है कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल अपना इंटरेस्ट फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं बाय क्रिटिसाइजिंग व्लादिमीर पुतिन एंड बाय अवार्डिंग दीज पीपल और दीज एंटिटीज़ नोबेल पीस प्राइज़ हु आर सीवियर क्रिटिक ऑफ व्लादिमीर पुतिन। अब इसी आर्टिकल में एक और चर्चा हुई है कि आखिर महात्मा गांधी को नोबेल पीस प्राइज़ आज तक क्यों नहीं मिला। उनके बर्थडे के दिन हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस सेलिब्रेट करते हैं, यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया है। महात्मा गांधी को एपिटॉम माना जाता है पीस का, फिर भी आज तक उनको नोबेल पीस प्राइज़ क्यों नहीं मिला। अब इस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो गई है, तो मुझे लगता है कि यूपीएससी या एपीएससी इसमें मेंस में सवाल भी पूछ सकता है। तो आपको पहले बात ये जाननी चाहिए कि महात्मा गांधी को कई दफ़ा नॉमिनेट जरूर किया गया नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। फॉर एग्जाम्पल 1937, 38, 39 और 47 में को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट जरूर किया गया, लेकिन उनको कभी नोबेल प्राइज़ फाइनली मिला नहीं। ये जो नोबेल प्राइज़ कमेटी है उन्होंने खुद इस सवाल का जवाब दिया है अपने वेबसाइट पे कि आखिर महात्मा गांधी को उन्होंने आज तक नोबेल पीस प्राइज़ क्यों नहीं दिया। तो आप मान लीजिए कि कभी ऐसा सवाल आ जाए, मुझे लगता है कि इस बार मेंस में आ सकता है, महात्मा गांधी हु इज कंसिडर्ड टू बी एपिटोम ऑफ पीस नेवर रिसीव्ड नोबेल पीस प्राइज़ डिस्कस। तो उसमें आप जब लिखोगे कि वाई महात्मा गांधी डिड नॉट गेट नोबेल पीस प्राइज़, तो उसमें आप ये जरूर मेंशन करना कि एज पर नोबेल प्राइज़ कमेटी। ये मत लिख देना कि आपके हिसाब से महात्मा गांधी को ये कारणों से नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिला या नहीं मिलना चाहिए। आपको लिखना है महात्मा एज पर नोबेल प्राइज़ कमेटी महात्मा गांधी को इन कारणों से नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिला। तो नोबेल प्राइज़ कमेटी लिखते हैं अपने वेबसाइट पे कि गांधी वाज नो रियल पॉलिटिशियन और प्रोपोनेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, नॉट ए प्राइमरी ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ वर्कर। तो कोई एक रियल पॉलिटिशियन होता है या इंटरनेशनल लॉ का प्रोपोनेंट होता है, सपोर्टर होता है, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ वर्कर होता है, ऑर्गेनाइजर ऑफ इंटरनेशनल पीस होता है, तो उसको हम लोग देते हैं नोबेल पीस प्राइज़ महात्मा गांधी। तो इसमें कहीं भी लाई नहीं करते हैं। उसके अलावा ये भी लिखते हैं अपने वेबसाइट पे, गांधी ऑल्दो अ गुड नोबल एंड एस्थेटिक पर्सन वाज गिवन टू शार्प टर्न इन हिज पॉलिसीज। महात्मा गांधी की पॉलिसीज में बहुत सारे बदलाव देखे गए हैं। आपको पता है कैसे उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अब्रप्ट तरीके से विड्रॉ कर लिया आफ्टर दैट चौरी चौरा इंसिडेंट। उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट जब लॉन्च किया उसमें उन्होंने स्लोगन दिया डू और डाई का। इस डू और डाई स्लोगन में कुछ लोग इम्प्लिसिटली देखते हैं कि महात्मा गांधी प्रोपोगेटेड द आइडिया ऑफ वायलेंस एज वेल। तो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी की आइडियोलॉजीज या अप्रोच में कुछ लोगों को कभी कभार कुछ इनकन्सिस्टेंसी दिखती है और यही बात ये लिख रहे हैं। अब ये चीज़ें तुम डायरेक्ट लिख दोगे ना कि क्यों उनको नहीं मिला, और हमारे हिसाब से अगर आप ये स्टेटमेंट अपना दिखा करके लिख दिया कि महात्मा गांधी की पॉलिसीज़ में शार्प टर्न दिखता है एंड ही एट द सेम टाइम वाज अ फ्रीडम फाइटर एंड समटाइम्स ही अपीयर्ड एज अ डिक्टेटर, अगर ऐसी बातें लिख दिया बिना ये लिखे कि नोबेल प्राइज़ कमेटी ने कहा है, तो आप गए,
महात्मा गांधी के लिए ये शब्द इस्तेमाल कर दिया ना डिक्टेटर, तो आपके फिर नंबर पूरी तरह से कट जाएंगे। तो लेकिन नोबेल प्राइज़ कमेटी कहता है कि उनके पॉलिसी जिस तरीके से शार्प टर्न लेते थे, कभी कभार वो फ्रीडम फाइटर लगते, कभी डिक्टेटर लगते, कभी आइडियलिस्ट लगते, कभी नेशनलिस्ट लगते, दैट इज़ वाई ही कुड नेवर गेट नोबेल पीस प्राइज़। उनके आइडियल्स जो थे वो यूनिवर्सल नहीं थे, ऐसा नोबेल प्राइज़ कमेटी कहता है। साउथ अफ्रीका में भी वो बस इंडियंस के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, ब्लैक लोगों के लिए तो उन्होंने कभी स्ट्रगल किया नहीं साउथ अफ्रीका में भी। और फिर वो ये भी लिखते हैं कि महात्मा गांधी तो किसी ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते नहीं थे, तो आज के टाइम में अगर हमने महात्मा गांधी को नोबेल पीस प्राइज़ दिया तो जो अवार्ड मनी है, प्राइज़ मनी है, वो किसको देंगे, राइट। तो ये सब कुछ चैलेंजेस बता करके महात्मा गांधी को लोग आज तक नोबेल पीस प्राइज़ नहीं दिया है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना कुछ और है, एक्सपर्ट्स बिलीव डिफरेंटली। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि देखिए 1960s तक तो नोबेल पीस प्राइज़ पूरी तरीके से बायस्ड होता था, सिर्फ और सिर्फ यूरोपियंस और अमेरिकन्स को दिया जाता था। आजकल थोड़े बहुत बाकी लोगों को दिए जा रहे हैं, लेकिन जब तक महात्मा गांधी थे तब तक तो सिर्फ और सिर्फ, और उनके कुछ बाद तक भी सिर्फ यूरोपियन और अमेरिकन्स को ही दिया जाता था। उसके अलावा महात्मा गांधी को 4 या 5 दफ़ा नॉमिनेट किया गया, लेकिन उनको कभी भी अवार्ड मिला नहीं, क्योंकि नॉर्वे की ये कमेटी या पूरा का पूरा नॉर्वे देश ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जाना नहीं चाहता था। महात्मा गांधी को नोबेल पीस प्राइज़ देने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप ब्रिटिश सरकार को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। महात्मा गांधी को नोबेल प्राइज़ दे रहे हैं और महात्मा गांधी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मास मूवमेंट कर रहे हैं अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, तो कहीं ना कहीं आप ब्रिटिश सरकार को कंडेम कर रहे हैं, जो नोबेल प्राइज़ कमेटी हिम्मत नहीं कर पा रही थी शायद से, और इस कारण से महात्मा गांधी को कभी भी नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिला। इस टॉपिक पे चूंकि इस बार इतना डिस्कस हो गया है महात्मा गांधी को नोबेल पीस प्राइज़ क्यों नहीं मिला, मुझे लगता है मेंस में इस पर सवाल आ सकता है, इस तरह का सवाल कुछ आ जाएगा। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट मंगलयान मिशन विच इज ओवर नाउ। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए मंगलयान मिशन, जिसको हम लोग मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहते हैं, नाम से ही समझ आ रहा है, इसरो का यह मिशन था जिसको हमने मार्स के ऑर्बिट में भेजा था, जो मार्स के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है पिछले 8 सालों से। इसको लॉन्च किया था हमने 5 नवंबर 2013 को विथ हेल्प ऑफ दिस PSLV C-25 रॉकेट। ये मार्स ऑर्बिट में पहुंच गया 24 सितंबर 2014 को, तो तब से ये मार्स के ऑर्बिट में इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, और तब से वो कई सारे इन्फॉर्मेशन हमारे पास भेज रहा है। इस पे कई सारे पेलोड लगे हैं, पेलोड मतलब इस पे इक्विपमेंट्स लगे हैं, जैसे मीथेन सेंसर लगा है, मार्स कलर कैमरा लगा है जो मार्स के अलग अलग इमेजेस को भेजता है, लाइमन अल्फा फोटोमीटर लगा है जो मार्स पे वाटर रिलेटेड डेटा कवर करता है, मार्स एक्सोस्फेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर लगा है जो मार्स का जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर है उसकी एनालिसिस करता है, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर लगा है टू मैप द सरफेस कंपोजिशन ऑफ मार्स। तो ये सारी चीज़ें लगी थी मार्स ऑर्बिटर मिशन पे। 8 सालों से ये तमाम इन्फॉर्मेशन हमारे पास भेज रहा था, लेकिन अब इसरो ने अनाउंस किया है कि मार्स ऑर्बिटर मिशन ओवर हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये जो ऑर्बिटर है इससे हमारा कनेक्शन अब टूट चुका है, एंड दिस इज नाउ एंड ऑफ मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसको हिंदी में मंगलयान मिशन भी कहते हैं। The next article is about World Female Ranger Award 2022 and this topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view। तो सबसे पहले समझते हैं अबाउट दिस बर्ड, हरगिल्ला बर्ड, या फिर जिसको ग्रेट एडजुटेंट स्टॉर्क बर्ड भी कहते हैं। फिर करंट न्यूज़ पे आएंगे। तो ये जो बर्ड है ये ज़्यादातर असम में मिलती है या कुछ हद तक बिहार में मिलती है। इसकी 2/3 से भी ज़्यादा पॉपुलेशन असम में है। अगर आप 11-12 साल पहले तक देखें तो इस बर्ड का पॉपुलेशन काफ़ी कम हुआ करता था, काफ़ी ज़्यादा इसकी हंटिंग भी हुआ करती थी। फिर हमारे स्टेट आसाम से एक कंजर्वेशनिस्ट हैं पूर्णिमा देवी बर्मन जी, उन्होंने इस बर्ड हरगिला बर्ड का कंजर्वेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया। पूर्णिमा देवी बर्मन जी ने ग्रुप ऑफ वुमेन को इनकरेज किया, मोटिवेट किया इस बर्ड के कंजर्वेशन के लिए, और उस फिर ग्रुप ऑफ वुमेन का नाम रखा गया हरगिला आर्मी। इस हरगिला आर्मी को तब से कई सारे अवार्ड्स मिले हैं, ग्रीन ऑस्कर अवार्ड एंड ऑल सब मिले हैं। तो हरगिला आर्मी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इन्वायरमेंट में कभी भी या विमेन रिलेटेड इन्वायरमेंट इनिशिएटिव्स में कभी आप लिख रहे हो आसाम से, खासकर APSC में, तो आपको हरगिला आर्मी या पूर्णिमा देवी बर्मन जी के बारे में ज़रूर लिखना चाहिए। पूर्णिमा देवी बर्मन जी को कई सारे अवार्ड मिले, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट अवार्ड फॉर हर एफर्ट्स, विटले अवार्ड विच इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन ऑस्कर वॉज ऑल्सो अवार्डेड टू पूर्णिमा देवी बर्मन इन 2017। अगर इस बर्ड की बात की जाए, हरगिला बर्ड या एडजुटेंट स्टॉर्क की, तो इट इज़ कैटेगराइज्ड एज इंडेंजर्ड इन IUCN रेड डेटा बुक, जबकि शेड्यूल 4 में इसको मेंशन किया गया इन इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट।
अभी करंट न्यूज़ ये है कि पूर्णिमा देवी बर्मन जी को वर्ल्ड फीमेल रेंजर अवार्ड दिया गया है फॉर द ईयर 2022. दिस वर्ल्ड फीमेल रेंजर अवार्ड इज़ गिवन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल बॉडी, इसका नाम है हाउ मैनी एलिफेंट्स. तो ये पीटी पर्सपेक्टिव से आप याद रखिएगा, ये जो वर्ल्ड फीमेल रेंजर अवार्ड है दुनिया भर के जो रिनाउंड फीमेल रेंजर या कंजर्वेशनिस्ट होती हैं उनको दिया जाता है. हमारे स्टेट से पूर्णिमा देवी बर्मन जी को यह अवार्ड मिला है. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ट्रांस बॉर्डर फ्रेंडशिप पार्क एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पर्सपेक्टिव. तो छोटा सा आर्टिकल है, छोटा सा न्यूज़ है, ध्यान से देखिए. जो रायमोना नेशनल पार्क है वो बॉर्डर पे है बिल्कुल इंडिया और भूटान के, और दूसरे साइड में भूटान के वहाँ पे है फिब्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो भूटान साइड में फिब्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंडियन साइड में रायमोना नेशनल पार्क असम का. और अब रायमोना नेशनल पार्क और फिब्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिलाकर के इंडिया और भूटान ने हमारे देश का पहला ट्रांस बॉर्डर फ्रेंडशिप पार्क क्रिएट करने का फैसला लिया है. So now this will be first trans-border friendship park between India and Bhutan, and it will comprise Raimona National Park from Assam side of India and फिब्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फ्रॉम भूटान. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. यूपीएससी प्रीलिम्स 2009 में सवाल आया था, ओपेक मेंबर साउथ अमेरिका से वेनेजुएला के अलावा दूसरा मेंबर कौन है? आंसर इज इक्वाडोर. ये जो क्वेश्चन था इसको मैंने थोड़ा गलत फ्रेम कर दिया था. यहाँ मैं पूछना चाहता था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू. ये नॉट देना मैं भूल गया था और इस कारण से कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी ऑप्शन सही नहीं बैठ रहा था. अब आपको समझ आ जाएगा तीनों स्टेटमेंट गलत है. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी. और थीम ऑफ 68 नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक 2022 विल बी रिकवरी की स्पेसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.